नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी के प्रैक्टिस पेपर में आज फिर आपका स्वागत है। और आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हैं। ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो, पिछले क्लास में भी आपने देखा। और DSSB और PRT चंडीगढ़ के लिए, दोनों तरह की परीक्षाओं के लिए, दोनों ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 20 मार्क्स की हिंदी आती है, PRT, TGT, PGT, और 35 की तो आती है नॉन टीचिंग में। तो ध्यान से देखिए प्रश्नों को, न केवल इन प्रश्नों को बल्कि इनको देखकर, इनके बिहाफ पर आप अन्य प्रश्नों का भी उत्तर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है। ये बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन इंग्लिश इट्स नोन एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, जिसे पराजित नहीं किया जा सके, ये बेटा इसका तरीका देखिए क्या है। ये शब्द है जय। जय, जय का मतलब जीत। ओके, अजय, जो जीता हुआ नहीं है, अजय। अजय आगे है अजय। अजय से ही बना शब्द है अजय, मतलब जिसे जीता न जा सके। जय का मतलब जीत, ए का मतलब नहीं, तो जिसे जीता नहीं जा सकता अजय। मान लो यही प्रश्न आ गया, जिसे जीता नहीं जा सकता अजय, अजय बनेगा। लेकिन ये है जय शब्द, इसके आगे जोड़ दिया परा, ये उपसर्ग है। पराजय, कि पराजय मतलब हार। उसी तरह से ए जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, पराजय। जैसे यहाँ पर ए की मात्रा लगाई थी, तो यहाँ पर अपराजय। पराजय का ए जोड़ दिया, अपराजय, फिर ए जोड़ा, पराजय। मतलब ए का मतलब नहीं, पराजय मतलब हार। तो जिसे हराया नहीं जा सकता, तो जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पराजित नहीं किया जा सकता, हराया नहीं जा सकता, एक ही बात है। राइट आंसर होगा अपराजय। ये देखो बेटा, इसको तोड़िए। ए का मतलब तो आपने सीखा, ऐसे सीखोगे ना तो बहुत सरल है हिंदी, बहुत सरल है। सीखोगे तो ऐसे रट्टा लगाओगे तो कठिन लगेगी। ए का मतलब नहीं, जात का मतलब पैदा, पैदा होना, जन्मा, जन्मा या पैदा हुआ। शत्रु, अजात शत्रु, ये मिसिंग इसमें यहाँ पर है। तो जिसका शत्रु न जन्मा हो, क्वेश्चन आता जिसका शत्रु न जन्मा हो, तो फिर आता अजात शत्रु। और हराया हुआ आता, हारा हुआ पराजित, हारा हुआ पराजित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरद चंद्र का सही संधि विग्रह क्या है। कई बार संधि विग्रह पूछा जाता है, कई बार संधि विच्छेद, एक ही बात है, एक ही बात है। अब बच्चों कैसे पता लगाते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फिर सुनिए, बताता रहूँगा जब तक आपको पूरी तरह याद नहीं हो जाएगा। ये बेटा बीच में देखो, बीच में क्या है, च। जहाँ पर भी किसी भी संधि हुए शब्द के बीच में देखते हैं, बीच से ही हमें क्लू मिलेगा, संकेत मिलेगा, हिंट मिलेगा कि सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये च है, तो ये च किससे बना है, सामने च है, तो ये किससे बना है, तय से। तो ये कौन सा ठीक है इसमें, ये तय, अधूरा तय है बेटा। देखो तय का क्या बना, सामने क्या है, च। इस च के प्रभाव से ये च बना है, और अधूरा तय था तो अधूरा च ही बनेगा। तो शरद चंद्र, तो राइट आंसर सी। तो ऐसे देखना, अपने बीच में देखेंगे तो वहीं से आपको क्लू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए जो थोड़ा जानता हो, थोड़ा जानता हो। इस तरह की बात हम पहले कर चुके हैं, दोबारा देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है जो थोड़ा जानता हो। तो बच्चों आइए, ये लिखा मैंने ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ लिखा है, ओके। इसका मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञ शब्द से बनता है ज्ञानी शब्द, ओके। बट खाली ज्ञ का मतलब भी ज्ञानी होता है। यदि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, यदि ए लगा देंगे इसके आगे तो ये बनेगा अज्ञ, ए बड़ा अज्ञ, जो न जानता हो। ए का मतलब नहीं, ओके। वी लगा देंगे
तो विज्ञ, जो ज्ञानी हो उसको बोलेंगे विज्ञ। यदि मैं लगा दूं अल्प, अल्प का मतलब थोड़ा, ये जोड़ देंगे ग, अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता हो। बहु, बहु का मतलब बहुत, बहु का अर्थ है बहुत। बहुज्ञ मतलब जो बहुत जानता हो। सर्व लगा दूंगा तो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। तो बच्चों जो थोड़ा जानता हो, तो क्या आंसर होगा? सी, राइट आंसर सी। तो यदि आ जाता जो अज्ञानी हो, राइट आंसर दिस। जो बहुत जानता हो फिर होता है ये, सब कुछ जानता हो ये होता है ये। तो एक ही ये वर्ण है संयुक्त व्यंजन, इससे आप सीखिए ए जोड़ने से क्या, वी जोड़ने से क्या, इस तरह से थोड़ा सीखिए तो आपको वो सरल लगेगा। यार ये तो बहुत सरल है, अल्प ही तो जोड़ना है, ठीक है। और जो न जानता हो उसके आगे जोड़ते हैं अभी। क्या जोड़ते हैं? अभी। अभी होता है जानकार, किसी चीज का जानकार, तो अभिज्ञ होगा। और इसके आगे अन जोड़ देंगे तो हो जाएगा अनभिज्ञ। ये न हो जाएगा पूरा अनभिज्ञ, वो हो जाएगा किसी चीज से अनजान, किसी चीज से अनजान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? नहीं है इसका मतलब है बच्चों, इसमें एक तो, तीन तो इसमें है ही है, ठीक है। तो क्या इसका अर्थ नहीं है आपने बताना है। तो बच्चों देखो, कनक का मतलब गोल्ड होता है, कनक का मतलब धतूरा होता है, गेहूं होता है। राइट आंसर कमल, क्योंकि कनक का मतलब कमल नहीं होता। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है, धतूरा नशीला पदार्थ होता है। कनक गेहूं को भी बोलते हैं, मुझे कनक खरीदनी है, कनक गेहूं को बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर कमल होगा, ठीक है। तो यदि एक और पूछा जाता तो हेम, हेम भी होता है। और स्वर्ण, स्वर्ण भी क्या होता है? गोल्ड होता है। ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द अलग है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये कनक के क्या है? अनेकार्थी है। अनेकार्थी मतलब कनक का मतलब एक तो सोना हो गया, एक धतूरा नशीला पदार्थ होता है, एक गेहूं हो गया। तो ये क्या है? अनेकार्थी। क्या है? अनेकार्थी, अनेक अर्थ देता है, इसलिए क्या कहलाता है? अनेकार्थी। एक होता है पर्यायवाची, उसमें लिखेंगे हेम, उसमें लिखेंगे स्वर्ण, उसमें लिखेंगे सोना। इन सब का मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग अलग अलग था। ये अनेकार्थी होते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिमान का विपरीत अथवा विलोम, ये तो पता चली गया, विपरीत और विलोम एक ही बात है। अभिमान, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या जोड़ देंगे आगे? निर जोड़ देंगे, निर। निर का मतलब विदाउट। ये देखिए आप, इस तरह से आप बहुत सारे शब्दों का बता सकते हो। एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, नोट कीजिएगा। जिन शब्दों को आप विलोम शब्द बता रहे हो तो उसके आगे ए लगा सकते हो। अभी जैसे मैंने जिक्र किया संस्कृत वर्ड्स जो तत्सम शब्द हैं उनको यदि विलोम बनाना है तो उसके आगे ए लगाइए या अन लगाइए। अन लगाना है आपको उन शब्दों के साथ जिनकी शुरुआत स्वर से हो रही है, स्वरों से। जैसे उदार का अपोजिट क्या होगा? अन जोड़िए तो ये ऊ की मात्रा बन जाएगी, अनुदार बनेगा। हाँ, यदि आप शब्द है धर्म तो उसके आगे ए जोड़िए, अधर्म, अपोजिट बनेगा, ठीक है। और लेकिन ऐसे भी अपोजिट बनते हैं, अन लगाने से भी बनते हैं। अन ध्यान से सुने, हलचिन है, हिंदी वर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, तत्सम शब्दों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह निर लगाकर भी विलोम शब्द बनता है। तो ये ट्रिक आपको काम करेगी। और एक बात और, यदि ये लगे हुए शब्द है, लगे हुआ है ये उपसर्ग पहले से ही, तो उसको आप हटा सकते हो। जैसे ये शब्द है अनिष्ट, ध्यान से देखिएगा, अनिष्ट, इसमें से आप अन अलग कर दो, अन अलग करते क्या बचा? इष्ट, अनिष्ट। ये क्या हो जाएगा? अनिष्ट बनेगा। ठीक उसी तरह से अभिमान का क्या बनेगा? निर्भिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गंगा नहाना। क्या क्वेश्चन है? गंगा नहाना। गंगा नहाना, कई बार आदमी कहते हैं ना, यदि ये काम हो जाए ना तो मैं तो गंगा सा नहा जाऊंगा। गंगा नहाना मतलब
कोई कठिन कार्य था जो आपका पूरा हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो सरकारी नौकरी मिल जाए तो गंगा जी सा नहा जाएंगे, बोलते हैं ना बेटा। तो मुहावरे जो होते हैं वो उनका सिंपल मीनिंग नहीं होता, मतलब डायरेक्ट मीनिंग, सीधा अर्थ, अभिधा से निकला हुआ अर्थ नहीं होता उनका, उनका लाक्षणिक अर्थ होता है, लक्ष्यार्थ कह सकते हो आप। तो क्या बनेगा इसमें? पवित्र होना 9, सदाचार का पालन करना 9, कार्य को अधूरा छोड़ना 9, कठिन कार्य पूरा होना। राइट आंसर कठिन कार्य पूरा होना। तो मुहावरों का अर्थ लक्षण देखकर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पक्षी का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी, कई बार बच्चे पक्षी को ना स्त्रीलिंग बोल देते हैं कि पक्षी तो स्त्रीलिंग है, पक्षी पुल्लिंग शब्द अपने आप में। चलिए पर्यायवाची कौन सा है? दिन, अंजू, शैल, हर्ष। पक्षी शब्द का पर्यायवाची। तो बेटा ये तो आंसर गलत हो गए, ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसके आंसर होते हैं, द्विज का पर्यायवाची होता है पक्षी का द्विज। द्विज, द्विज का मतलब, द्वि का अर्थ होता है 2, और जय का मतलब होता है जन्म लेना। तो जो 2 बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। पक्षी एक बार तो अंडे के रूप में जन्म लेता है, अंडे से फिर चूजा बनता है कुछ समय के बाद, तो 2 बार जन्म हो गया ना उसका, 2 बार। तो जय का मतलब जन्म लेना, तो द्विज बन गया। एक पंछी बनता है, पंछी, ठीक है। खग बनता है, खग, विहग, पखेरु, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? पक्षी के। पंछी, द्विज, खग, विहग, ये सारे पखेरु किसके पर्यायवाची हुए बच्चे? पक्षी के पर्यायवाची हैं। पक्षी, एक बात और, पक्षी का पर्यायवाची ये भी है, देखिए आप, पक्षी का जन्म किससे होता है? अंडे से। तो ये क्या हो जाएगा? अंडज। जय वही जिसका अर्थ होता है जन्म लेना। तो अंडज क्या होता है? क्या होता है अंडज? अंडे से जन्म लेने वाला अर्थात पक्षी। ओके, पक्षी कहाँ पर उड़ता है? नभ में। कहाँ पर उड़ता है? नभ में। तो उसका क्या नाम बनेगा? नभचर। क्या बनेगा? नभचर। और बच्चों ये देखिए, खे का मतलब होता है आकाश। यस, खाली ख जो वर्ण है ना, जो व्यंजन है, उसका अर्थ आकाश होता है। और खे का मतलब आकाश में, और चर का मतलब विचरण करने वाला। तो खेचर हो गया आकाश में विचरण करने वाला अर्थात पक्षी। तो खेचर, नभचर सारे पक्षी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम बताइए? विलोम रूप है, विलोम या विपरीत एक ही बात है। तो बेटा जंगम का मतलब होता है मूवेबल, जो मूव कर सकता है। मूवेबल, जो मूव कर सकता है। इन इंग्लिश क्या बनेगा ये? इमूवेबल। IM लगा देंगे, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, मूवेबल, इमूवेबल। तो हिंदी में भी क्या होगा? स्थावर। स्थावर का मतलब जो एक जगह स्थिर रहे, जो सरके ना, जो हिले ना। जंगम का मतलब जो मूव कर सकता है, चल फिर सकता है। और स्थावर का मतलब जो स्थिर रहता है। तो स्थिर का बनेगा अस्थिर, या फिर स्थावर का बनेगा जंगम। जो गतिशील है उसका बनेगा स्थिर। क्या बनेगा? स्थिर। जो जड़ है उसका बनेगा चेतन। अपोजिट देखो बेटा, चेतन, इसका अलग है, इसका अलग है। तो चेतन जड़ का है, स्थावर, जंगम, गतिशील, स्थिर। गति ही जीवन है, भगवान कृष्ण ने बोला है, गतिशीलता ही जीवन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस या किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है? ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि कई बार बच्चे ना अनुप्रास अलंकार किस में है, चारुचंद्र देख के ऑप्शन ए भर देते हैं, ऑप्शन ए लिख देते हैं, आंसर गलत है। ये क्वेश्चन देखिए, गलत तरीका है, थोड़ा पेशेंस रखिए, 1 सेकंड लगेगा आपकी। तो अनुप्रास अलंकार नहीं है, इसमें तो अनुप्रास अलंकार है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो अनुप्रास है, बिकॉज एक ही व्यंजन से शब्दों की शुरुआत हो रही है। दूसरा, पूत कप सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें क्या है? तो यहाँ पर गलत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें भी अनुप्रास है। आप कहोगे ये कैसा अनुप्रास है? बेटा अनुप्रास के भी भेद होते हैं, ये लाटानुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास कहाँ पर होता है? जहाँ पंक्ति की पंक्ति रिपीट होती है।
भाई वर्ण रिपीट होना चाहिए ना, वर्णों की पुनरावृत्ति होगी तो अनुप्रास होगा, लेकिन अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लटानुप्रास है जहां पर पूरी पंक्ति की पंक्ति रिपीट होती है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, जहां पर पूरी पंक्ति रिपीट हो रही है। हालांकि यहाँ पर सपूत है और यहाँ पर कपूत है, तो भी ये क्या माना जाएगा, लाटानुप्रास, यानी ए टाइप ऑफ अनुप्रास। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, कौन सा इसमें अनुप्रास नहीं है। यहाँ पर देखो वंदहु गुरु पद पदुम परागा, यहाँ पर देखो आप प प प कितनी बार आया, स स स 3 बार आया। सुवास सरस, तो 3 बार तो स का प्रयोग, 3 बार तो स से पुनरावृत्ति, और यह स की 3 शब्द स से बन रहे हैं और 3 शब्द पै से, तो इसका मतलब अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ओके, और ये है बच्चों यमक। क्या है ये, यमक अलंकार। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कनक का मतलब क्या होता है, गोल्ड। एक कनक का मतलब गोल्ड है, सोना। दूसरे कनक का मतलब, इस कनक का मतलब है धतूरा। क्या है बच्चों, धतूरा। तो मतलब गोल्ड, सोना धतूरे से ज़्यादा नशा करने वाला होता है। तो एक शब्द दोनों बार आए, एक शब्द जितनी बार आए उतनी बार उसका अलग अर्थ हो, है ना, कमाल की बात। तो वहां पर होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार बच्चों इसमें, तो राइट आंसर हमारा होगा सी, क्योंकि ये अनुप्रास इसमें नहीं है। ओके, यहाँ पर आंसर क्या दिया बच्चों, ये देखिए आंसर देना पड़ेगा केवल सी, केवल सी, केवल सी में क्या है, अनुप्रास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष शब्द का अर्थ क्या है। पुरुष कैसा होता है, पुरुष वैसे तो शब्द होता है सही परुष, परुष कठोर। क्या होता है, कठोर। परुष शब्द होता है, पुरुष लिखा हुआ है यहाँ पर, तो परुष होता है कठोर। नेक्स्ट है बच्चों, मृदु का आ जाए, मृदु का अपोजिट तो होगा कटु। मृदु, मृदु मतलब मीठा, कटु का मतलब कड़वा। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है अनासद्धिज, अनासद्जी है में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो देख सकते हो बच्चों इसमें अन है या अन आ है या अन प्लस आ है। ओके, सोच के बताइए कौन सा है। राइट आंसर है डी। क्यों, क्योंकि इसमें एक शब्द में बेटा 2 उपसर्ग भी हो सकते हैं, अन प्लस में आ प्लस में यस, तो ये होगा। तो ये एक शब्द में ये पहले उपसर्ग जुड़ा, ये उपसर्ग नंबर 2, ये 1। पहले इस शब्द में, मूल शब्द में क्या जुड़ा, आ जुड़ा, फिर ये अन जुड़ा, तो ये अना बन गया। न और आ मिलकर ना बन गया। आपको देखने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, परंतु ये समझने में, परंतु ये ऐसे ही बना है। आपको कहोगे सर ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये उपसर्ग संस्कृत का है। अन हलचिन्ह वाला संस्कृत का होता है, बिना हलचिन्ह वाला हिंदी का होता है। और ये शब्द है, ये उपसर्ग भी संस्कृत का है, तो उपसर्ग संस्कृत के साथ संस्कृत का आना चाहिए। तो एक हिंदी का संस्कृत का नहीं आ सकता। तो राइट आंसर ये होगा। तो आपका डाउट दूर हुआ कि ये क्यों नहीं है, ये नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त का सही संधि विग्रह बताइए, यानी संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों फिर मैंने क्या बताया था आपको, कैसे पता लगाते हैं, हमेशा बीच में देखो क्या है, बीच में है र, ये वाला र। तो ये शब्द था, ये मैं लिख लेता हूँ, वो हिस्सा जिसने संधि में भाग नहीं लिया, ये ठीक है। यहाँ पर ये र कैसे बना, ये र कैसे बना, यहाँ पर ये था ऊपरी और ये था उक्त। तो बेटा ये ई और ऊ, यहाँ से ई और ऊ मिलकर क्या बना, यू। अब बोल के देखो ई और ऊ, ई यू, साउंड भी किसकी आएगी, यू की आएगी। और इसके बाद देखो एक बार दोबारा से, यू बन गया, तो दोबारा से लिख रहा हूँ उसको, ये बन गया ऊ यू ये बन गया। अब यहाँ पर ये रे जो था, ई तो संधि करने में पार्टिसिपेट में शामिल हो गया ना बेटा, ई तो संधि में, ई और ऊ की तो संधि होगी, वो तो वहीं पर डिजोल्व हो गया। अब जो रे बचा वो आधा रे कभी ऐसे लिखा नहीं जाता। आधा रे कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, बाद वाले के ऊपर। तो यहाँ से इसको मिटा देंगे।
इसको मिटा देंगे, तो क्या बन गया उपर्युक्त। तो ऊपरी और उक्त, वैसे भी देख सकते हो आप, बीच में क्या है ये, यदि बीच में यह हो, रह हो या वह हो और उनसे पहले वाला व्यंजन अधूरा हो, तो कौन सी संधि होती है, यण संधि। कितनी इजी ट्रिक है, दोबारा देख लो एक बार। बीच में, शब्द के बीच में क्या है, यह से पहला क्या है, ये रह अधूरा, ये रह यहाँ पर आना था ना, तो वो अधूरा है, देखो अधूरा था, तो वो यह रह या वह बीच में आ जाए और इनसे पहले वाला व्यंजन अधूरा हो, तो कौन सी संधि होती है, यण संधि। संस्कृत स्वर संधि का एक भेद है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, और क्लासेस देखने के लिए आप जुड़े रहें चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, और यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जितनी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेंगी, जो भी नई वीडियो हम डालते रहेंगे। तो हिंदी की क्लास में, हिंदी की रिवीजन क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।